नमस्कार आप सभी को। भूगोल विषय की चित्रात्मक प्रस्तुति में स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में, क्योंकि हमारी जो पूर्व में चर्चा हुई थी जिसमें हमने भारत में जलवायु के बारे में अच्छे से जिक्र किया था। आप सब जानते होंगे, थंबनेल से आप सबको स्पष्ट होगा कि घटना चक्र की एक चित्रात्मक प्रस्तुति की पुस्तक आती है, उसी को यहाँ पे आप कह सकते हो कराया जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट का जो संकलन है वहाँ पर किया गया है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी के बारे में। जब बात करते हैं काली मिट्टी की तो सबसे पहले आपको पता होगा काली मिट्टी की जब भी नाम आता है तुरंत आपको भारत के संदर्भ में दक्कन पठार की चर्चा होती है, कपास की चर्चा होती है। तो इसका अन्य नाम क्या है? कपास की मृदा। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कपास की मृदा कौन सी मृदा होती है तो आपको बताना है कि काली मृदा जो है ये कपास की मृदा है। इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है या ट्रॉपिकल चरनोजेम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कई सारे उपनाम हैं। इसका निर्माण यदि हम बात करें कि इसका निर्माण कैसा होता है तो इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन से है और पूरे दक्कन के पठार पर, भारत के संदर्भ में दक्कन के ट्रैप पर यहाँ पे दिया भी हुआ है विस्तार क्षेत्र कि दक्कन ट्रैप का जो ऊपरी भाग है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक आते हैं, यहाँ पर इस मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो देश के कुल 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे उसकी विशेषताओं के बारे में बात की गई है। इसकी विशेषता के बारे में यदि हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है। और इसका रंग यदि हम बात करें, इसके रंग की यदि हम बात करें तो इसका रंग होता है काला। क्यों होता है काला? क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस, याद रखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी जो है, जो काली मृदा है, उसका रंग काला क्यों होता है, तो याद रखिएगा टिटेनीफेरस। क्या याद रखना है? टिटेनीफेरस। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ये आपको याद रखना है। काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो काला होता है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है काली मृदा। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर झारखंड में आपको काली मृदा देखने को मिलती है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मालवा पठार में पाई जाती हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? याद रखना है, स्वतः जुताई वाली मृदा की बात करें तो काली मृदा को कहते हैं। इसके साथ साथ रेंगुर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है रेंगुर मिट्टी, जब भारत के संदर्भ की आप बात करते हो तो रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा कौन सी है? तो काली मृदा जो है ये नमी धारण करने की उच्च क्षमता इसमें होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्यता है एक परिपक्व मिट्टी है। इनके विचार कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम पूछ लें कि काजू की फसल कहाँ पे होती है या ट्रेपियोका और काजू की फसल कहाँ पर सर्वाधिक होती है, किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक होती है, तो याद रखना है ये फसल लैटराइट मृदा में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद फिर दिया है लैटराइट मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? लैटराइट मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो लाल रंग जब आपसे पूछा जाए मृदा का तो आपको याद रखना है कि लौह ऑक्साइड के कारण जो है मृदा का जो कलर है वो लाल होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपसे पूछा जा रहा है वह मिट्टी जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है वो कौन सी है? तो लोहे की अधिकता के कारण जो मृदा अनुर्वर होती जा रही है उसको बोलते हैं लैटराइट मृदा। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती है वो कौन सी मृदा है? वो मृदा है लैटराइट मृदा।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैप आप देख रहे होंगे। अब इस मैप में यदि हम बात करें तो भारत में जो मृदा का विस्तार है, काली मृदा का जो क्षेत्र है, उसको यहाँ पे मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी आपने देखा था कि जब काली मृदा की हम बात करते थे तो इसके विस्तार की बात हुई थी, और इसके विस्तार में जब हमने देखा था तो संबंधित राज्यों की बात हुई थी। और इन संदर्भित राज्यों में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, दक्कन के पठार का ऊपरी हिस्सा, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है कि इस काली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। गुजरात में भी आप देख रहे होंगे। हालांकि जब बात आप करते हो आंध्र प्रदेश की, जब आप बात करते हो तेलंगाना की, तो यहाँ पे इसका जो विस्तार है वो सीमित है। ज़्यादातर इसके जो विस्तार देखने को मिलता है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में मिलता है। साथ ही साथ गुजरात के क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि इसका जब विस्तार की बात करते हो तो इसमें कई अन्य छोटे छोटे राज्य भी आते हैं जिनमें इसका विस्तार है, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इन राज्यों का जिक्र नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से जब काली मृदा की बात आती है तो आपको जो प्रमुख रूप से राज्य याद रखना है वो मध्य प्रदेश राज्य याद रखना है, महाराष्ट्र याद रखना है, आपको गुजरात याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप याद रख रहे हो तो आपको कर्नाटक याद रखना है। ये जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर काली मृदा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो इन राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अन्य मृदाओं के बारे में अब हम बात करते हैं। अब बात आ रही है लैटराइट मृदा। काली मृदा हो गई, अब काली मृदा के बाद बात हो रही है लैटराइट मृदा। अब लैटराइट मृदा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम अध्ययन इसका किसने किया। लैटराइट मृदा की बात करते हैं तो बुकानन द्वारा वर्ष 1905 में इसका अध्ययन किया। और इसका जो शब्द आया लैटराइट, ये लैटिन भाषा के शब्द लेटर से आया है जिसका अर्थ होता है ईंट। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये सूखने पे ढेलेदार हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, इसलिए इसका जो नाम आया है कहीं ना कहीं वो वहीं से आया है। ईंट शब्द होता है लेटर का अर्थ, और वहीं से ये नाम आया है। विशेषता इसकी क्या है? इसकी विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर ये लैटराइट मृदा आपको देखने को मिलती है। निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण तीव्र निच्छालन के फलस्वरूप होता है। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब भारी वर्षा होती है तो उसके बाद जो कटाव होता है उसी के माध्यम से इसका निर्माण होता है, ठीक है। उर्वरता की बात करें तो निम्न स्तर होता है उर्वरता का। आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा का ये उदाहरण है, तो उर्वरता इसमें नाम मात्र की होती है, ठीक है। खनिज तत्व यदि हम बात करें तो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता इसमें होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो जो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व हैं मृदा के, उनकी कमी इसमें देखने को मिलती है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। जब आप मृदाओं के बारे में पढ़ते हो, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मृदाओं के बारे में पढ़ते हो, तो सबसे पहली बात उस मृदा का विस्तार क्षेत्र क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उस मृदा की विशेषता क्या है, और विशेषता में दो चीज़ें प्रमुखता से कि किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है और किन तत्वों की कमी पाई जाती है, ये आपको अवश्य रूप से अनिवार्य रूप से ध्यान देना होता है, ठीक है। विस्तार की यदि बात करें तो यह 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तारित है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो 1.80 लाख भौगोलिक क्षेत्रफल पर ये विस्तारित देखने को मिलती है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पे है? तो इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो देखने को मिलता है वो केरल में देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जब लैटराइट मृदा की बात आती है तो इसका विस्तार केरल और महाराष्ट्र तक ही सीमित है। अब लैटराइट मिट्टी से संदर्भित कुछ अन्य तथ्य भी यहाँ पे दिए हुए हैं उसके विस्तार के बारे में। जैसे प्रमुखता से आपने देखा, दो राज्यों के बारे में आपने देखा, केरल और महाराष्ट्र। उसी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इनके कुछ राज्य और दिए हुए हैं जहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन उस संदर्भ में नहीं है जैसे कि ये केरल और महाराष्ट्र में मिलता है। जैसे इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा होगा, केरल प्रमुख राज्य है, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, पश्चिमी घाट। देखो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, सीधी सी बात, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती होगी, ठीक है, जहाँ पर कटाव ज़्यादा होता होगा, वहाँ पर ये मृदा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विशेष रूप से याद रखना है कि वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
अब बात आती है दोमट या जलोढ़ मृदा की। जब जो दोमट या जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब जलोढ़ की बात करते हो तो दो प्रकार के जलोढ़ आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है नवीनतम जलोढ़, एक होता है प्राचीनतम जलोढ़। नवीनतम जलोढ़ को बोलते हैं खादर, प्राचीनतम जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। अब इसमें यदि हम बात करें तो जो नवीन जलोढ़ होता है इसकी जल धारण क्षमता जो है ये अधिक होती है और इसकी प्रकृति जो होती है ये सदैव उर्वर होती है। इसका विस्तार नदी के बाढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है। प्राचीन जलोढ़ की जब बात करते हैं ये कम उर्वर होता है क्योंकि नियमित उर्वरक की इसमें आवश्यकता पड़ती है। लवणता और क्षारीयता की बात करें तो अधिक होती है, ठीक है। रेत का जमाव सर्वाधिक यहाँ पे होता है, इसका रंग गहरा पीला होता है। तो याद रखिएगा नवीन जलोढ़ कहाँ पे मिलेंगे, विशेष रूप से बाढ़ के मैदानों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात आती है भाबर। भाबर क्षेत्र क्या होता है, इसका विस्तार शिवालिक का गिरपादीय क्षेत्र है और खनिज तत्व इसमें कौन से होते हैं, इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, फास्फेट की इसमें कमी होती है। तो ये आपने देखा नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़ के साथ साथ भाबर के बारे में आपने देखा। अब ये लैटराइट मृदा का विस्तार क्षेत्र है। लैटराइट मृदा का विस्तार क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है, जैसे आप देख रहे होंगे पश्चिमी तट पर आप जब बात करते हैं तो अरब सागर की शाखा द्वारा यहाँ पे भीषण वर्षा आपको देखने को मिलती है। और जो मानसूनी पौने हैं, जो विभिन्न दर्रे आप देखते होंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा गैप, इन्हीं के माध्यम से ये भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हैं और मूसलाधार वर्षा, ये जो पश्चिमी घाट है इसके आप कह सकते हो पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारों पर मूसलाधार वर्षा होती है और वहाँ पर आपको ये मृदा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जब आप बात करते हो तो ये मृदा आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बंगाल की शाखाओं द्वारा अच्छी खासी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में भी अच्छी खासी वर्षा होती है, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। और ये आप देख रहे होंगे, ये आप मेघालय का क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतिया की बात करते हो तो यहीं पर है, चेरापूंजी यहीं पर है, तो इस रीजन में भी आपको देखने को मिलता है कि ये मृदा पाई जाती है। तो याद रखिएगा जब लैटराइट मृदा का संबंध होता है, लैटराइट मृदा का मतलब है कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर ये मृदा पाई जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है दोमट या जलोढ़ मृदा की। आइए इनके बारे में भी डिटेल जानकारी कर लेते हैं, एक एक करके मृदाओं के बारे में। अब इसमें आप देख रहे होंगे तो दोमट या जलोढ़ मृदा में जब बात करते हैं आप प्रमुखता से, तो सबसे पहली बात नदियों के द्वारा लाई गई ये मिट्टी है। मतलब जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदानों में जब जल वापस होता है तो जो छोड़ जाता है, जो नदियों द्वारा जो गाद छोड़ी जाती है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्रफल है। देश का लगभग 33.5% हिस्सा जो है वो दोमट मृदा से जुड़ा हुआ है। विस्तार क्षेत्र कहाँ है? पंजाब से असम तक के मैदानी भाग, मतलब गंगा के जो विभिन्न आप कह सकते हो मैदानी क्षेत्र हैं या नदियों की जो प्रमुख नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक ये विस्तारित है। निर्माण कहाँ होता है? हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों तथा आबशारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा इनका निर्माण होता है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य होता है। सघनता की यदि हम बात करें तो रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच इसकी जो सघनता देखने को मिलती है। इस मृदा में सघनता किसकी होती है, किस तत्वों की प्रचुरता होती है? तो याद रखना है इनमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई बात जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। क्योंकि ये मृदा काफ़ी उपजाऊ है तो इसमें चावल की फसल, गन्ने की फसल, कपास की फसल, तिलहन की फसल, फल और सब्जियां, मक्का, जूट, गेहूं, मतलब आप कह सकते हो लगभग सभी फसलें जो है इस प्रकार की मृदा में उगाई जाती हैं। विभाजन यदि हम बात करते हैं तो नवीन जलोढ़ या खादर, प्राचीन जलोढ़ या बांगर और भाबर 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जलोढ़ मृदा की। अब इसमें कुछ तथ्य दिए हुए हैं परीक्षा उपयोगी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है? सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है? बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है।
भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है वो कछारी मृदा का है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा बांगर कहलाती है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, जो भारत के लगभग आप कह सकते हो कि 33.5% भाग पर विस्तारित है। ठीक है, अब ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इसका क्षेत्र देखने को मिलता है वो उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो गंगा का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, इसमें प्रमुखता से ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में प्रमुखता से मृदा पाई जाती है। इसके साथ साथ जैसे नर्मदा और तापी नदियों के बारे में आपने जिक्र किया, तो नर्मदा और तापी के क्षेत्रों में भी ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन क्षेत्रों में भी आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़ कम आती है। क्यों बाढ़ कम आती है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में जब जाते हैं तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, और यहाँ पे जो ढाल है, यहाँ पे जो भूभाग का ढाल है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो आंतरिक भागों में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं बनती है। ये स्थिति जो है वो समुद्र के किनारे बनती है, जब नदियाँ समुद्र से मिलने वाली होती हैं, क्योंकि तब ढाल धीरे धीरे मंद होता जाता है। और जब ढाल धीरे धीरे मंद होता है तो ये अपने साथ जो गाद और अन्य चीज़ें लाती हैं वो उसका निक्षेपित वहीं यथास्थान पर करती हुई ये नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं। और आप देखने को पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में जब आप बात करते हैं तो यही संदर्भ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे जब नदियाँ समुद्र से मिलने वाली होती हैं तो इनका जो ढाल है वो कम होता जाता है, और ढाल कम होने के कारण नदी का जो अपने साथ ये गाद या जो भी इस तरह के पदार्थ ले जाती हैं उनकी जो वहन करने की क्षमता है वो समाप्त होती जाती है, क्षीण होती जाती है, जिसके कारण नदियाँ क्या हैं कि अपने मार्ग में ही उनको विक्षेपित करती हुई मार्ग बदलती हुई आगे बढ़ जाती हैं, और वही नतीजा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, रही बात उत्तर भारत की, आप जानते हो कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ढाल बहुत कम हो जाता है और नदियाँ अपने मार्ग में ही इसी का निक्षेपित करती हुई आगे बढ़ती हैं, और उन्हीं निक्षेपों के कारण आपको बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि नदियों के मार्ग में बाधा बनते हैं ये। अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे लाल मृदा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब लाल मृदा की जब बात करते हैं तो आपको बता दें, लाल मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 26.8% भाग पर पाई जाती है। ये जो मृदा है ये रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से बनती है। खनिज तत्वों में यदि हम बात करें, सिलिका और आयरन की इसमें प्रधानता होती है। अल्पता की बात करें तो चूना, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस की यहाँ पे अल्पता होती है। इसका रंग यदि हम बात करें लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और छोटा नागपुर के पठार पर आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई लाल मृदा की। लाल मृदा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मरुस्थलीय मृदा। अब हम आगे देखने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा में क्या चीज़ें हैं? मरुस्थलीय मृदा की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मरुस्थलीय मृदा जो विकसित होती है ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में विकसित होती है। इसका विस्तार यदि हम बात करें, राजस्थान, सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, कच्छ, गुजरात, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। इसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है दोमट मृदा से संबंधित, जिसको लोम मृदा आप बोलते हैं, उसमें कण प्रतिशतता के बारे में पूछा जाता है कि दोमट मिट्टी में कितने प्रतिशत बालू होता है। तो याद रखना है 40% बालू होता है, 20% गाद होता है और 40% इसमें मृतिका होती है। इसका संगठक जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए अब एक छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, जिससे, क्योंकि परीक्षा के दिनों में आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको। तो हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर की से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये पर्वतीय मृदा होती है। बोला जा रहा है दलहनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोजन स्थितिकरण के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है कि किन्हीं दो फसलों के बीच में हमें दलहनी फसलों को प्रमुखता से उगाना
चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सर्वाधिक मात्रा इनमें कैल्शियम की होती है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पे, तो याद रखिएगा करेवास मृदा कश्मीर में पाई जाती है। फैक्ट क्या याद रखना है कि जो करेवास मृदा है, जो करेवास मृत्तिका है, ये किसके लिए ज़रूरी है, किस फसल के लिए, केसर की फसल के लिए, या जिसको जाफरान बोलते हैं, जाफरान की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक मृदा है। तो आपसे सीधा 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जाफरान या केसर की फसल के लिए उपयोगी है, तो आपको बताना है करेवास मृदा। अब ये भारत की मृदाओं की बात हो गई। अब यहाँ पे सभी मृदाओं का जिक्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, जैसे पर्वतीय मृदा की जब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सभी प्रकार की, इस मैप में सभी प्रकार की मृदाओं की बात यहाँ पे की गई है। अब जैसे आप देखोगे पर्वतीय मृदा, तो ये आपकी पर्वतीय मृदा है, ठीक है, ये आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ पे आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिल रही है। ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी पर्वतीय मृदा पाई जाती है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। फिर बात आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के लिए आपको ये मैदानी क्षेत्र जाना है, ठीक है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसको पूरा कवर करना है, यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा मिल जाएगी। जलोढ़ मृदा के बाद फिर बात आती है लाल मृदा की। लाल मृदा की जब आप बात करते हो, ये जो आपका रीजन है, यहाँ पर आपको लाल मृदा देखने को मिल रही है, ठीक है, ये जो आपका रीजन है, यहाँ पे आपको लाल मृदा देखने को मिल रही है। फिर बात आती है काली मृदा। ये काली मृदा मतलब जो प्लेटो है, दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में आपको काली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। फिर बात आती है लैटराइट मृदा, और जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। लास्ट में आती है बलुई मृदा। बलुई मृदा आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, हालांकि गुजरात में भी कुछ अंश इसका पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भारत में मृदा का वर्गीकरण है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब बात आता है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं क्षारीय मृदा के बारे में। क्षारीय मृदा क्या होता है? क्षारीय मृदा के बारे में बात करें तो इसका पीएच मान क्या है, अधिक पीएच वैल्यू इसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है? दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि में देखने को मिलता है। मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क और दलदली क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है तेजाबी मृदा या अम्लीय मृदा। तेजाबी मृदा की जब बात करते हैं, इसकी जो प्रकृति होती है वो अवसादी होती है। भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से ये ऐसी मृदा बनती है। संबंधित मृदा समूह कौन से हैं? लैटराइट, लौहमय लाल या अन्य लाल मृदा, ये इस समूह की मृदाएं हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना है, तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मृदा अपरदन एवं सुधार को लेकर कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ से मुख्य परीक्षा को लेकर भी आप कह सकते हो कि फैक्ट आपको मिल सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण निवनीकरण जो भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है, झूम कृषि, हालांकि इस पे काम अब किया गया है, इसको रोक लगाया गया है, और अंधाधुंध खनन, ठीक है। तो भारत में जो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं वो आज के समय में यदि हम बात करें तो निर्वनीकरण और अंधाधुंध खनन जो है इसके प्रमुख कारण है, ठीक है। पशुचारण भी है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है, ये पशुचारण सीमित क्षेत्रों में है, और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति भी आपको देखने को मिलती है। विशेष रूप से निर्वनीकरण और अंधाधुंध खनन जो है इसके प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, जहाँ से अवैध रेत का खनन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ पश्चिमी हिमालय गिरपादीय क्षेत्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, इन सभी में बात करें, जैसे आप जानते हैं अरावली का जो विस्तार है, अरावली पर भी लगातार जो वन हैं उनको समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। बहुत तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं। विशेष रूप से हरियाणा की जब बात करते हैं आप
तो ये कहीं ना कहीं जो प्रमुख कारण है मृदा अपरदन के, इन पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के क्रमिक अनुक्रम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण होता है। उसके बाद मिट्टी का जल के साथ बहना होता है, जिसको परत अपरदन बोलते हैं। फिर होता है रील अपरदन, जिसमें मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। और इसके बाद फिर बनता है अवनालिका अपरदन, रील अपरदन की नालियों का बड़ा हो जाना। और फिर बनता है धारा चैनल अपरदन, जिसमें जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक चैनल को अपरदित कर एक स्थिर ढाल को ना प्राप्त कर ले। तो मृदा अपरदन की जो अवस्थाएं हैं वो दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है आश्फल, जिसको बोलते हैं बूंदाघात, की किसी स्थान पर बारिश होती है। बारिश जब होती है तो मृदा की जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर होती है, यदि वृक्षारोहण नहीं है, ठीक है, उस पर घास भूमि नहीं है तो कमज़ोर होती है। उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी जो है वो जल के साथ बहने लगती है। और फिर यदि बारिश तेज होती है, लगातार होती है, तो मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी वाली नालियों का निर्माण हो जाता है ढलान के अनुरूप। और उसके बाद फिर वही जो ढलान के अनुरूप आप कह सकते हैं नालियाँ बनी हैं, वही नालियाँ बड़ी होकर अवनालिका का रूप ले लेती हैं, जिसमें आप बोलते हैं रील अपरदन की जो नालियाँ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और उसी को अवनालिका अपरदन बोलते हो। और अवनालिका अपरदन जब लंबे समय तक चलता रहता है तब आपको देखने को मिलता है धारा चैनल अपरदन। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण किसके कारण हुआ है? भारत के चंबल घाटी क्षेत्र में बात करें तो चंबल घाटी का पूरा क्षेत्र जो है, क्योंकि वृक्ष यहाँ पे समाप्त हो गए हैं, लगातार अवैध खनन के चलते जो है यहाँ पे वृक्षावरण शून्य हो गया, लगातार वनों की कटाई के चलते वृक्षावरण शून्य हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर अवनालिका अपरदन देखने को मिल रहा है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित किससे है? वनोन्मूलन से संबंधित है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण के द्वारा। अतिचारण एवं स्थानांतरीय कृषि पर रोक लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे आप बोलते हैं अतिचारण, अतिचारण में जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कि बकरी हो गए, इस तरह के जो छोटे मवेशी हैं, ठीक है, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, तो ये लोग जब घास भूमियाँ हैं जहाँ से घास आप कह सकते हैं चरते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जब घास को लेते हैं तो पूरा घास को जड़ से उखाड़ देते हैं, ठीक है। और जो बड़े पशु हैं उनके संदर्भ में जब बात करते हैं तो उनके द्वारा घास पूरी तरह से नहीं जो है उसको ज़मीन से नहीं उखाड़ी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पशुचारण की समस्या, जिसमें छोटे, विशेष रूप से छोटे पशुओं की जब बात आती है, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इस तरह के जो पशु हैं, तो इनके द्वारा ये समस्या बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। और इनके द्वारा जो समस्या उत्पन्न होती है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जो घुमक्कड़ समूह है, जिसे आप बकरवाल समूह के नाम से परिचित होंगे, ठीक है, तो जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो घुमक्कड़ प्रकार की हैं, जो अपने पशुओं के साथ ही रहना पसंद करती हैं और समय के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं, तो उनके द्वारा, उनके पशुओं के द्वारा ये देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों की संख्या में, एक एक ग्रुप के पास सैकड़ों की संख्या में पशु होते हैं, तो वहाँ से उनके द्वारा ये समस्या पनपती है। और इसी के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जो है आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जब घास भूमियाँ समाप्त होती हैं, मृदा कमज़ोर होती है, बारिश अच्छी खासी होती है तो मृदा का बहाव होता है, फिर भूस्खलन और अन्य घटनाएं आप देखते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण क्या होता है? मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए लवणीयता से सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य है भारत का कौन सा है, तो आपको टिक करना है गुजरात, ठीक है। तो मृदा से संबंधित जो भी फैक्ट थे उनकी चर्चा आज की इस कक्षा में हुई है, और कल आगे जो बात होगी वो होगी प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अगली चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मृदा संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, मृदा संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं सस्यावर्तन बोला जाता है, एक शब्द होता है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन में क्या होता है? मुख्य रूप से सस्यावर्तन में मुख्य रूप से कहना होता है कि जो फसल हैं, जैसे हम फसल उगाते हैं लगातार, तो फसलों का हेर फेर होना चाहिए, लगातार किसी भी भूमि में एक ही फसल हमें नहीं लेनी है। दूसरा वायुरोध, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब मृदा पर
आप कह सकते हो वृक्षावरण नहीं होता है, घास का आवरण नहीं होता है, तो जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो मृदा की ऊपरी परत को बहा ले जाती हैं। तो वायु रोधक अवश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ बेदी का निर्माण भी करना जरूरी है जिससे मृदा का कटान रुके। मृदा सुधार यदि हम बात करें कि मृदा की उर्वरता में कैसे सुधार करना है, तो मृदा की उर्वरता में सुधार करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो है बहुफसलीय खेती। मतलब लगातार, जैसे आम कहते हैं ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लगातार क्रमागत रूप से उन्हीं फसलों का धान गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। तो फसल का जो भूमि है ना उसमें बदलाव करना चाहिए, मतलब बहुफसलीय खेती आपको करनी चाहिए फसल चक्र में। और साथ ही साथ मिश्रित खेती करनी चाहिए। जैसे आप गेहूं है तो उसके साथ कुछ अन्य फसलों को भी उगा सकते हैं, और भारत सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी जो दोगुनी करने की बात थी उसमें आप देखोगे कि एक फसलों के साथ कई सारी फसलों को उगाया जाता है और उसके माध्यम से उनकी आमदनी को दुगनी करने की बात की जाती है। तो मिश्रित फसल बहुफसलीय खेती के द्वारा भी आप जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ा सकते हो, भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हो। तो आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं जिनमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे और फिर आगे के जो कुछ तथ्य बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्टर अब बचे नहीं हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के बाद सिंचाई एवं नहरें और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और ये आपका जो भारत का भूगोल का फैक्टर था वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।